हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी के लिए एक कोटेशन है यहाँ पर स्पेशली कि दीप जलते रहे, मन से मन मिलते रहे, मिले सिकवे सारे दिल से निकलते रहें, सारे विश्व में सुख शांति की प्रभात ले आए, ये दीपों का त्यौहार खुशी की सौगात ले आए। तो आप सभी को और आपके परिवार के सभी सदस्यों को मेरे और एग्जामपुर परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली की शुभकामनाएं। और ऐसे ही आप सभी के जो दिल हैं, खासतौर से आप यही पूछते हो कि मैम दिल क्यों धड़कता है, पर यही चीज़ है कि आप लोगों के दिल आपस में मिलते रहें। लेकिन फ़िलहाल पढ़ाई से दिल लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए ये स्पेशल सेशन आप लोगों के लिए लाया गया है। और आज यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन हम करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, मिक्स क्वेश्चन है जो डिफरेंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा आप सभी यहाँ पर हमारे एग्जामपुर यूट्यूब चैनल के साथ साथ, जिसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्पेशल सेशन है, एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे एग्जामपुर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन में प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको अपकमिंग जो भी वीडियोज़ आ रही हैं वो आपको दिख सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और फटाफट से इसको आप सभी को आंसर करना है कि हरगोविंद खुराना को किसकी खोज का श्रेय दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जो हरगोविंद खुराना है वह भारतीय प्रजाति मूल के थे, है ना, यानी कि उनके जो माता पिता की जो पीढ़ी रही है वह इंडियन रही है, लेकिन फिर वो बाद में जाकर के फॉरेन कंट्री में बस गए थे। तो चलिए बताइए यहाँ पर बिल्कुल आंसर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका जो आंसर यहाँ पर बनता है वह ए आंसर यहाँ पर बनता है। तो फटाफट से आप सभी यहाँ पर टिक लगा लीजिए कि ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन क्या हो जाएगा? सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। और इसके अलावा आर्टिफिशियल आरएनए की अगर आप बात करते हैं तो आर्टिफिशियल आरएनए बनाने का जो श्रेय होता है वो भी हरगोविंद खुराना जी को ही दिया गया था। और इनको इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और कब किया गया था? 1968 में। कब किया गया था? 1968 में इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। तो लिख लीजिए यहाँ पर। और अगर हम बात करें तो हॉली और जो नियरबर्ग नाम के दो और साइंटिस्ट थे, उनके सहयोग के साथ, उनके साथ ही इन्होंने इसकी खोज की थी। तो यहाँ पे जो आंसर आप लोगों का होगा वो क्या हो जाएगा? ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे की तरफ हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि इन लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला में जिन्होंने डीएनए का संश्लेषण किया था वह कौन थे। अभी हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल प्रोटीन के बारे में, आर्टिफिशियल आरएनए के बारे में। अब यहाँ पर यह पूछ रहा है कि जो आर्टिफिशियल डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो उसका संश्लेषण यहाँ पर सबसे पहले किसने किया था। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर अगेन आप लोगों का क्या हो जाएगा? बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा, खुराना। तो यहाँ पे फटाफट से नोट कर लीजिए कि यहाँ पे जो आंसर होगा वह भी यहाँ पर क्या आएगा? खुराना। इसका यह मतलब है कि इन्होंने यह बताया था कि जो डीएनए होता है उसके अंदर कुछ इस तरह के स्पेशल करैक्टरिस्टिक होते हैं कि वह अपने आप से ही क्या बना सकता है? प्रोटीन बहुत ही आसानी से बना सकता है। और इसीलिए जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आप बताएंगे बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? मायोग्लोबिन कंटेन द मेटल। मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? चलिए जल्दी से बता देंगे यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जहां पर भी मायो शब्द जुड़ा हुआ होता है, ध्यान रखना हमेशा जहां पर भी मायो वर्ड जुड़ा हुआ होता है इसका साफ मतलब होता है कि हम बात करते हैं मसल के बारे में, अपनी मांसपेशियों के बारे में, मांसपेशियों के बारे में। ठीक है,
तो जो भी हमारी मांसपेशियां होती हैं वहाँ पर मायोग्लोबिन पाया जाता है, और यह किस तरीके का होता है, आप बताएंगे कि यह भी ऑक्सीजन के परिवहन का काम करता है जिस तरीके से हीमोग्लोबिन करता है। तो यानी कि यह क्या काम कर रहा है कि जो भी आपका ऑक्सीजन होगा उसका यह क्या कर रहा होता है, परिवहन यहाँ पर कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो सेंटर में मेटल जो पाया जाता है वो मेटल कौन सा होता है, आयरन यहाँ पर होता है। कौन सा होता है, आयरन यहाँ पर होता है, क्योंकि यह क्या है, यह एक तरह का हीमोग्लोबिन का ही एक रूप है, लेकिन यह किसके अंदर पाया जाएगा, मसल्स के अंदर पाया जाएगा। और हम सभी को पता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो मेटल पाया जाता है वो क्या होता है, आयरन होता है। तो यहाँ पर भी क्या पाया जाएगा, आयरन पाया जाएगा। तो इसीलिए जो आंसर ऑप्शन डी जो होगा वह बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो इसको फटाफट से नोट कर सकते हैं जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है। खास तौर से यह देखेंगे कि मायो शब्द का मतलब होता है मसल्स, पेशियां, मांसपेशियां। चलिए आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कुत्ते की कौन सी प्रजाति भौंक पाने में असमर्थ है। ठीक है, चलो जल्दी से आंसर करेंगे। यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, कुत्ते की कौन सी प्रजाति अच्छे से भौंक नहीं पाती है, भौंक नहीं पाती है। चलो जल्दी से आंसर कर दो इसका। यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है डिंगो, दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे अल्सेटिन, नेक्स्ट आपका है यहाँ पर डेलमेंशियन, और नेक्स्ट है आपका यहाँ पर लैब्राडोर। चलो जल्दी से आंसर बताएंगे यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा। इसके आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो आंसर होगा वह होगा डिंगो। ठीक है, डिंगो नाम की जो प्रजाति होती है कुत्ते की वह प्रॉपर नहीं भौंक पाती है, बस कू 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 ऐसे आवाज करता रहता है। तो अगर आप देखो तो इसका जो आंसर यहाँ पर होगा वो क्या हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन सा जानवर सफलता के साथ भाषा नहीं सीख सकता है। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी हम कोई भी एक पेट, कोई भी एक पालतू जानवर पालते हैं तो हमें ये लगता है कि हम उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, है ना। तो ऐसा कौन सा जानवर है जिसको आप कभी भी कुछ सिखाओ तो सीख तो लेगा, लेकिन वो आपकी लैंग्वेज नहीं सीख सकता। जैसे अगर तोते के बारे में हम बात करें तो तोता जो होता है, बोलो मिट्ठू, वेलकम, मंत्र पढ़ रहा है, गाली भी देना सीख रहा है, क्योंकि अगर आप गाली सिखाते हो तो बहुत अच्छे से सीख लेता है। तो तोता इस चीज़ में बिल्कुल ट्रेंड होता है कि वो आपकी लैंग्वेज बोल पा रहा है, भले वो नहीं समझ पा रहा होगा उतना, लेकिन वो बोल पा रहा है। लेकिन इन चारों की अगर हम बात करते हैं, चिंपैंजी, पैरोट, डॉग और डॉल्फिन, तो इनमें कौन सा है जो समझेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डॉग। ठीक है, क्या होगा, डॉग। अब आप सोच रहे होगे कि क्या बात कर रहे हो, डॉग तो वेल ट्रेंड होता है भाई, ये तो बम कहीं फूटने वाला है वहां ले जाओ तो बम ले आता है, ये तो ढूंढ ढांड के। तो मैंने यहाँ पर सीखने वाली बात नहीं की है, लर्निंग वाली बात नहीं की है, मैंने यहाँ पे बोली है लैंग्वेज वाली बात। आप जो भाषा बोल रहे हैं क्या वह बोल पाएगा कुत्ता, वो कितनी भी कोशिश कर ले वो भौ भौ ही बोलेगा, राइट। लेकिन अगर हम चिंपैंजी, पैरोट, डॉल्फिन के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ तक कि डॉल्फिन भी, वो भी काफ़ी हद तक ह्यूमन वॉइस निकाल सकती है। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ इस तरीके से कि रेड रिबन एक्सप्रेस इज ए विजुअल एंड मूविंग मीडियम फॉर, यानी कि अगर आप बात करते हैं तो रेड रिबन जो एक्सप्रेस चलाई गई थी, काफ़ी फेमस है ये। तो रेड रिबन आपने देखा होगा कि इस तरीके से रेड रिबन बना हुआ होता है रेड कलर का। तो रेड रिबन, चलो जल्दी से बता दो यह प्रोग्राम किसके लिए है, यह प्रोग्राम किसके लिए है। चलो जल्दी से आंसर कर दो। तो प्यारे बच्चों, आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आंसर जो होगा वह ए आंसर सही होगा। अवेयरनेस अबाउट एड्स, एड्स में उसके बारे में लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो, और इसीलिए यहाँ पर रेड रिबन एक्सप्रेस चलाया गया। ठीक है, क्या चलाया गया, रेड रिबन एक्सप्रेस यहाँ पर चलाया गया कि किस तरीके से यह ट्रांसमिट होता है, यानी किस तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को यह पहुँचता है, किस तरीके से हम उससे प्रिवेंशन कर सकते हैं, किस तरीके से हम उससे अपना बचाव कर सकते हैं, और कौन कौन सी मेडिसिन का हम उपयोग कर सकते हैं अगर इससे पीड़ित हो गए हैं। चलो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बनता है वो है संरक्षा क्या है, संरक्षा क्या है। हाँ बिल्कुल, ये नए तरीके का क्वेश्चन है बिल्कुल। संरक्षा क्या है,
संरक्षा यहाँ पर क्या है? चलो जल्दी से आंसर करेंगे, यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों हुआ यह कि 1993 में एड्स अनुसंधान और नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु में बनाई गई। कहाँ पर बनाई गई? बेंगलुरु में बनाई गई। और उसको जो नाम यहाँ पर दिया गया वह क्या दिया गया? संरक्षा। ठीक है, संरक्षा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि बेंगलुरु में एक नए तरीके की शाखा बनाई गई थी, एड्स अनुसंधान और नियंत्रण परियोजना, जो स्टार्ट यहाँ पर किया गया। एड्स के लिए यह जागरूकता फैलाने के लिए सबसे पहले जो हॉस्पिटल वगैरह बनाया गया था वो बेंगलुरु में ही बनाया गया था। तो उसी के नाम पर इसका नाम यहाँ पर रखा गया है। कब? 1993 पर। ठीक है, चलिए आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि बिल गेट्स है, मतलब बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का भारतीय खंड इंडियन आवाहन की रोकथाम में लगा हुआ है। किसकी रोकथाम में यह लगा हुआ है? अगर हम यहाँ पे आवाहन के बारे में बात करते हैं, आवाहन मतलब क्या होता है? लोगों को बुलाना, जागरूकता से बुलाना किसी अच्छे कार्य के लिए, उसको आवाहन कहा जाता है। तो जो बिल गेट्स हैं उनका बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है जो डिफरेंट डिजीज़ के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में कार्य करवाता है, वॉलंटियर तैयार कराता है। लेकिन यहाँ पर स्पेशली यह आवाहन जो इनका एक प्रोग्राम है उसके बारे में पूछ रहा है कि आवाहन नाम का जो प्रोग्राम है वह किसके रोकथाम में लगा हुआ है? चलिए जल्दी से आंसर कर देंगे इसका। यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? आंसर इसका अगेन एड्स हो जाएगा, यानी कि HIV, एड्स, इसी की अगर हम बात करते हैं तो इसी के रोकथाम के लिए आवाहन प्रोग्राम चलाया गया था। जो किसने स्पॉन्सर किसने किया है? आप बताएंगे कि बिल गेट्स एंड जो इनकी मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने इसको स्पॉन्सर किया हुआ है। चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NACO संगठन किसके साथ जुड़ा हुआ है? चलिए जल्दी से आंसर कर देंगे। यहाँ पर NACO ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ जुड़ा हुआ है और यह किसके साथ मिल करके काम कर रहा है? किसके साथ यह मिल करके काम कर रहा है? चलो आंसर इसका क्या होगा? अब हुआ यह कि जो हमारी इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, यानी कि भारतीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है ना, उन्होंने 1992 में, कब? 1992 में एक स्पेशल NACO का संगठन किया जो एड्स के लिए, जो एड्स के पेशेंट हैं उनके लिए यह काम यहाँ पर करता है। तो अगर आपको ईयर याद नहीं हो रहा, परेशान नहीं होना है। बायो से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ईयर यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, आप केवल इतना ही ध्यान यहाँ पर रख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है वह है कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस होगा, 2 बूंद जिंदगी के और इस तरह से सारी चीज़ें आती हैं। अलग अलग आप देख रहे होंगे कि जो अलग अलग तरह के डिजीज़ होते हैं, अलग अलग रोग होते हैं, उनके लिए जब टीकाकरण किया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है, तो उसी के लिए यहाँ पर एक मिशन आया है, एक प्रोग्राम आया है जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाना चाहिए वो क्या होगा? बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़, यानी कि जिनको हम वैक्सीन दे करके थोड़ा सा बचाव कर सकते हैं, ऐसी 7 डिजीज़ के विरुद्ध जब टीकाकरण किया गया तो उसको एक मिशन के अंतर्गत रखा गया जिसका क्या नाम था? मिशन इंद्रधनुष। तो इसको फटाफट से नोट कर सकते हैं आप सभी यहाँ पर। ये 7 रोग कौन कौन से थे? ये 7 रोग कौन कौन से थे वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपका आता है यहाँ पर डिप्थीरिया। सबसे पहले आपका आता है यहाँ पर डिप्थीरिया, तो फटाफट से नोट कर लो कि जो पहला यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा? डिप्थीरिया आता है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर कौन सा? पर्टुएस। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि जो काली खांसी वगैरह होती है उसी को यह कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर पॉइंट आता है वो आएगा टिटनेस। टिटनेस का टीका यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है ट्यूबरकुलोसिस।
ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि जो टीबी का रोग होता है वो आपका हो गया ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट आपका आता है पोलियो, है ना, पोलियो जिसमें अमिताभ बच्चन जी आते हैं 2 बूंद जिंदगी के लेकर के। फिर आपका आता है हेपेटाइटिस। नेक्स्ट आपका क्या आएगा यहाँ पर, हेपेटाइटिस, तो आप इसको लिख सकते हैं हेपेटाइटिस। और ये सारे रोग मैंने आपको पढ़ाए हैं, सारी की सारी जो डिजीज है वो मैंने आपको पढ़ाई है। और सबसे लास्ट में यहाँ पर आएगा मीजल्स। मीजल्स जो छोटे बच्चों की सलाइवरी ग्लैंड को सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन देता है। तो ये जो 7 रोग हैं इन्हीं के लिए ही यह क्या जलाया गया है, मिशन इंद्रधनुष। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो रेनबो होता है वो 7 कलर स्प्रेड करता है ना, तो जो 7 कलर हैं उसी के अकॉर्डिंगली जो 7 डिजीज़ है इसीलिए नाम रख दिया गया है मिशन इंद्रधनुष। चलो आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष क्या है, किससे यह जुड़ा हुआ है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन या फिर इम्यून करने के लिए, सोशल उत्थान के लिए, या फिर नन ऑफ द अबव। चलो जल्दी से आंसर करो। अभी जस्ट बताया था मैंने किसके लिए किया गया है, आप बताएंगे टीकाकरण के लिए। किसके लिए, टीकाकरण के लिए, यानी कि इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है यह। और आप सभी ने इसको स्टैटिक जीके में पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगेन वही मिशन इंद्रधनुष अभियान किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करेंगे, आपको सीधे आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर होगा वो अगेन क्या हो जाएगा, वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही है, एक ही लाइन में एक ही सेंटेंस है, उसको कितने डिफरेंट तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आप लोगों को पता यहाँ पर चल पा रहा होगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ प्रोग्राम लिखा हुआ है और एक तरफ लॉन्चिंग ईयर दिया हुआ है। एक तरफ प्रोग्राम है, सबसे पहले है नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। इसका क्या मतलब हो गया कि जो अंधापन हो रहा है उसको रोकने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है राष्ट्रीय स्तर पर। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, यानी कि जो बच्चे हैं उनका समस्त विकास हो सके उसके लिए जो स्कीम चलाई गई है। नेक्स्ट है आपका नेशनल लेप्रोसी प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि जो भी लेप्रोसी यानी कि आप कुष्ठ रोग के बारे में बात करते हैं तो कुष्ठ रोग के निवारण के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया है। नेक्स्ट है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यानी कि ग्रामीण स्वास्थ्य जो प्रोग्राम है, मिशन है, वह किस तरीके से अच्छा हो सकता है। तो इसी को आपको यहाँ पर क्या करना है, मैच करके बताना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन किसका आंसर सही हो सकता है। ठीक है, आंसर की अगर हम बात कर रहे हैं, आंसर जो आपका होगा वो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। कौन सा, सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसे जो ब्लाइंडनेस है यानी कि अंधापन है ना, अंधापन के नियंत्रण के लिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम चलाया गया था राष्ट्रीय स्तर पर, वो चलाया गया था 1976 को। और एकीकृत बाल विकास योजना जो चलाया गया था वह 1975 में चलाया गया था। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो यह 1983 में चलाया गया था। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की अगर हम बात करें तो यह 2005 में चलाया गया था। तो आप इसको यहाँ पर आसानी से नोट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है काफी डिफरेंट क्वेश्चन है, यह लिखा हुआ है यहाँ पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 नहीं करता है, यानी कि एक यहाँ पर प्रोग्राम के बारे में बताया गया है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में क्या इंक्लूडेड नहीं है। इसका यह मतलब है कि अगर हम बात करते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के बारे में तो उसमें कौन सा कार्यक्रम नहीं है या किस रोग के बारे में वहाँ पर चर्चा नहीं की जाती है। चलो जल्दी से इसका आंसर करेंगे सभी। इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब देखिए, अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर बच्चों की किस तरह से पढ़ाई होगी स्वास्थ्य को लेकर के, यानी कि अगर हम बात करें प्री स्कूल एजुकेशन को सबसे पहले यहाँ पर रखा जाता है। इसका मतलब यह है कि जब बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा उससे पहले उसको ट्रेंड करना है ना, उसको क्या करना, ट्रेंड करना। दूसरे नंबर पर जो मृत्यु हो रही है अगर किसी पर्सन की तो उसको रजिस्टर करना, यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द डेथ। इसके अलावा जो दूसरी तरह की डिजीज़ हो सकती है जैसे कि ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज़ जो होती है, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, ये सारी चीज़ों के बारे में अवेयर फैलाने का काम कौन करता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 05 के अंदर वह आता है। लेकिन उसमें HIV टेस्ट के बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक टाइप ऑफ द क्लोरोफिल, क्या यह क्लोरोफिल यानी कि जो क्लोरोफिल का एक प्रकार है, या फिर यह क्लोरोफॉर्म का डेरिवेटिव है, या फिर यह फैटी एसिड फाउंड इन द एनिमल फैट, या फिर यह है क्रोमियम सॉल्ट। चलो जल्दी से इसका आंसर करेंगे हम यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो आंसर यहाँ पर होगा वह क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। फैटी अल्कोहल फाउंड इन एनिमल फैट, यानी कि अगर आप किसी भी जंतु के वसा के बारे में बात कर रहे हैं और उसके अंदर क्या पाया जाता है, फैटी अल्कोहल पाया जाता है। और आपने देखा होगा कि खास तौर से जब हार्ट अटैक की समस्या होती है तो आपने देखा होगा कि जो आर्टरी में इस तरीके से जो प्लसेस आ जाते हैं, जो इस तरीके से अवरोध बैरियर आ जाते हैं, जिनकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है या फिर ब्लड का फ्लो है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे भी आप देखोगे कि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल वहाँ पर जमा हो जाता है। तो ये उसी कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात की जा रही है। आजकल आपने देखा होगा कि अब जैसे दिवाली है, आपके घर में तरह तरह के पकवान बने हुए होंगे, है ना, बहुत अच्छे अच्छे। तो हो सकता है कि उसमें से कुछ घी का बना हो, कुछ तेल का बना हो, कुछ डालडा का बना हो, कुछ वनस्पति ऑयल का बना हो। तो इनकी अगर हम बात करें तो इसमें कोलेस्ट्रॉल के लेवल को लेकर के काफी चर्चा की जाती है कि किसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम है, किसमें ज्यादा है। जिसमें कम है उसका यूज ज्यादातर किया जाता है। जैसे सफोला वगैरह का अगर आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो उसमें आपको बताता है कि किसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, किसमें कम है, कौन सा गुड कोलेस्ट्रॉल है, कौन सा बेकार कोलेस्ट्रॉल है, सारी चीज़ें वो बताते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक्चुअली क्या है, आप बताएंगे कि फैटी अल्कोहल है और ये किससे पाया जाता है, पशु वसा से पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। चलो अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि कोलेस्ट्रॉल है, अगेन कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है बट डिफरेंट क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल क्या है। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो जब मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेरॉइड होते हैं, यानी कि जो आपको थोड़े टाइम के लिए उत्तेजित कर सकते हैं, एक्साइटमेंट दे सकते हैं, या फिर कुछ टाइम के लिए आपको ऊर्जा दे सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है, स्टेरॉइड कहा जाता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वह क्या होता है, टाइप ऑफ द स्टेरॉइड। ठीक है, यानी कि यह स्टेरॉइड का एक प्रकार होता है। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट कर लो, यह आप लोगों के लिए नया है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड में गलत बोल गई, कार्बोहाइड्रेट, वहां पे आप लिखेंगे फैटी एसिड, वसा का प्रकार होता है ये। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं, वसा का प्रकार होता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर पॉइंट है वो है कोलेस्ट्रॉल के असामान्य स्तर के साथ संबंधित है। एबनॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज रिलेटेड विद, चलिए चलिए से आंसर करेंगे। अभी इससे पहले का जो क्वेश्चन था उसमें जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था कि धमनियों की रुकावट कर देता है, आर्टरीज ब्लॉकेज कर देता है, वीन ब्लॉकेज कर देता है, किडनी स्टोन फॉर्मेशन या फिर लिवर सिरोसिस। क्या आंसर यहाँ पर 17 का सही हो जाएगा, कौन सा आंसर यहाँ पर 17 का सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको जस्ट बताया था कि अगर हम अपनी आर्टरी के बारे में बात करते हैं और जो आर्टरी है उसको क्या कहा जाता है, हिंदी में धमनी कहा जाता है, और यही मुख्य
मुख्य ब्लड वेसल होती है, यानी कि अगर हम अपने ब्लड वेसल के बारे में बात कर रहे हैं, रक्त वाहिकाओं के बारे में बात करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो जो धमनी होती है यही सबसे ज़्यादा ब्लड लेकर के हमारी पूरी बॉडी में घूमती है और इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सिर्फ अगर पल्मोनरी आर्टरी को अगर आप रहने दें, यानी कि फुसफुस धमनी की अगर हम बात करें, तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। बाकी अगर आप जितनी भी धमनियों के बारे में बात करते हैं उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मिलता है, पढ़ाया हुआ है मैंने। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इनमें जो रुकावट होती है, इनमें जो रोग बैरियर की तरह जो काम करता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है यहाँ पे जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा यहाँ पर जम जाता है, तो ब्लड का जो फ्लो आप देखेंगे वह बिगड़ जाएगा, उतने अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जिससे हार्ट की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखी जाती है, हृदय संबंधी रोगों को ज़्यादातर यहाँ पर देखा जाता है। तो इसीलिए जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, जो आंसर यहाँ पर होगा वो क्या हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टरों का सुझाव है कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की बजाय सभी अन्य माध्यम में पकाना चाहिए, क्यों? It means कि डॉक्टर रिकमेंड दैट वी शुड कुक अवर फूड इन ऑल रदर देन इन वनस्पति घी बिकॉज। चलिए क्या आंसर यहां पर सही हो जाएगा? ठीक है, आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑयल कंटेन अनसैचुरेटेड फैट, यानी कि अनसैचुरेटेड फैट। चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा वो है ट्रांस वसा को आमतौर पर मानव स्वास्थ्य के लिए बुरा माना जाता है। अभी मैं आपको जस्ट बताई थी ना कि जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है उसी के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि यह निम्न स्तर का होता है, क्योंकि यह निम्न स्तर का होता है। 19th की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांस फैट इज जनरली कंसिडरेबल टू बी बैड फॉर ह्यूमन हेल्थ बिकॉज इट लोअर्स द लेवल ऑफ बिल्कुल। आंसर की अगर हम बात करते हैं, आंसर जो होगा वह होगा यहाँ पर ए आंसर, यानी कि आप अगर बात करते हैं HDL के बारे में तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल। तो इसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है ट्रांस वसा के अंदर, बाकी जो LDL होता है इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ट्रांसग्लिसराइड यहाँ पर प्रेजेंट होगा लेकिन इंसुलिन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। तो इट मीन्स इसका जो सीधा सीधा मतलब है वो अदर ऑप्शंस में नहीं जाना है हमें, क्योंकि वो रिलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो ट्रांस फैट होता है डॉक्टर उसको लेने से मना करता है, क्योंकि यह HDL नहीं है। HDL मतलब होता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कि अगर आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल जा रहा है तो वो अच्छी बात है। तो बस यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय रोगियों के लिए कौन सा वनस्पति तेल उपयुक्त है। चलो जल्दी से आंसर कर दो यहाँ पर कि विच वेजिटेबल ऑयल इज सुटेबल फॉर द हार्ट पेशेंट। चलिए जल्दी से आंसर कर देंगे यहाँ पर। बिल्कुल ठीक बात है, सनफ्लावर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो सनफ्लावर ऑयल इज नोन एज बेस्ट फॉर द हार्ट पेशेंट। बिल्कुल ठीक है। आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आंसर जो यहाँ पर होगा वह ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सनफ्लावर ऑयल इज नोन बेस्ट फॉर द हार्ट पेशेंट। जो हार्ट पेशेंट होता है आपका, जो हृदय रोगी होते हैं, उनके लिए सनफ्लावर ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दो, इसमें विटामिन ई भी बहुत होता है। क्या होता है बेटा, विटामिन ई भी इसके अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें सैचुरेटेड फैट नहीं होता ना, बात ये होती है कि इसमें सैचुरेटेड फैट नहीं होता। और डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि अगर आप अनसैचुरेटेड फैट खाते हैं तो आप ज़्यादा दिनों तक जिंदा आसानी से रह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरसों के तेल के बीज का एक सामान्य मिलावट है। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन अल्टरनेट ऑफ द मस्टर्ड ऑयल सीड। इसका मतलब ये है कि आप जब सरसों के तेल के बारे में बात करते हैं तो सरसों के तेल में किसकी मिलावट कर दी जाती है, सरसों के तेल में किसकी मिलावट कर दी जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर जो यहाँ पर होगा वह बी आंसर होगा। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आप पॉपी सीड्स के बारे में बात करते हैं तो जो पॉपी सीड्स होते हैं इनकी जो सीड्स होती है बिल्कुल मस्टर्ड सीड की तरह, सरसों के बीज की तरह ही दिखाई देती है और इसीलिए मिलावट करने के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग यहाँ पर किया जाता है। अगर हम बात करें तो इसको एग्रेमोन मैक्सिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्रेमोन मैक्सिका भी इसको कहा जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसका जो सीड होता है वह बिल्कुल जो मस्टर्ड सीड होता है बिल्कुल वैसा ही रिजेंबल यह करता है। ठीक है, चलिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को इतना ही रखेंगे और आप सभी को अगेन हैप्पी दिवाली। होप सो कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये क्वेश्चंस पहली बार देखने को मिला होगा, तो आप लोग निराश नहीं होंगे और क्लास को इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। अगेन जो आपकी क्लास होगी वो भाई दूज के दिन भी होगी, क्योंकि कल आपका संडे है और फिर मंडे को हम फिर से मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और अगेन हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।